सबसे पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला कर लेते हैं। ठीक है, जब तक सब आते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर था, आंसर बता देता हूँ फिर टैली कर लेना। कितना का सही है बता दो एक बार। सेकंड का है और थर्ड का है। आंसर दे दो किस किस का सही है। ठीक है, लगभग सबका सही होगा ये वाला तो। ठीक है, बोलो। तो इसको कैसे करना था एक बार देख लो। मुझे क्या, मैं एक बार साइड में छोटा छोटा सा, ठीक है, सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था, ध्यान दो इधर। मैंने क्या किया, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। वो क्या हो जाएगी मेरी, नियोन 3s1, ये हो जाएगी 3s2, ये हो जाएगी 3s2, 3s3p1। तो यहाँ पर तो तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा हो गई, फिर सेकंड सबसे कम हो जाएगी सोडियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर मैग्नीशियम। ये सबका क्लियर है, ये तो सबसे सिंपल था, पहला पार्ट है। उसके बाद दूसरे में मेरा क्या हो जाएगा, दूसरे में मेरे को Na+, Mg+ और Al+, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, इनमें मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तो मेरी क्या बन जाएगी, नियोन। ठीक है, ये 3s1 और ये 3s2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, सोडियम के केस में तो एक शैली कम हो गई है। मैं तुम्हें कल भी बताया था कि ठीक है, तो इसमें एक शैली कम हो गई, तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, ये। ठीक है, और इन दोनों में तुम्हें साफ साफ पता है ये 3s2 है। ठीक है, और ये 3s1 है, तो इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा और मैग्नीशियम लास्ट आ जाएगा। ठीक है, सबका सही है, यही कंसेप्ट लगाया था, बता दो। ठीक है, अगर मैं उसके बाद अगली बात करूं, तो Na2+, Mg2+ और Al2+। आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 2s2 2p5 हो जाएगा, इसमें नियोन हो जाएगा और इसमें 3s1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो दोनों क्या है, दोनों में शेल सेम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये इनर्ट गैस है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और ये तो वैसे भी कम ही है। ठीक है, इसकी तो सबसे वो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या बनेगा बताओ। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर में गड़बड़ होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा तो हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम इन दोनों में अगर कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमारी सबसे कम एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये पोजीशन ऑफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सबने कर लिया। ठीक है, अगले पे करें। अगले में क्या है, मुझे बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रोमियम और मैंगनीज की। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए देखना है, तो क्रोमियम की क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5 4s1। सिंपल सी चीज है, अब तुम समझ चुके हो, तो मैं अभी इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, बस मैं तुम्हें आंसर्स बता रहा हूँ, ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या दिख रहा है मुझे, क्रोमियम से ज्यादा मैंगनीज की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं जेड इफेक्टिव देखूंगा सिंपली। ठीक है, और अब दूसरे केस में आ जाओ। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्रोमियम प्लस की देखूंगा, तो मेरी क्या आ जाएगी, आर्गन 3d5। ठीक है, और मैंगनीज प्लस की देखूंगा, तो मेरी क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5 4f4s1। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, तुम्हें साफ साफ पता है, यहाँ पर हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी मैंगनीज से, अगर मैं सेकंड की बात करूँ। ठीक है, तो रीजन क्या हो गया,
यहाँ पर साफ साफ पता है मुझे क्या, यहाँ पर मेरा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, बेटा यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है 4d5 3d5 से, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s से, तो आसान किस में होगा खुद सोचो। बेटा यहाँ पर तुम्हें साफ साफ पता है यहाँ 4s से निकालना है, बाहर वाली शेल है, तुम इसको शेल से भी कर सकते हो, ये 4s शेल है। ठीक है, ये 4s शेल है, और यहाँ पर क्या 3d5 है, तो तुम्हें पता है कि ये ज्यादा स्टेबल होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि 3d5 है, सिमेट्रिकली फील्ड है, और 4s से निकालना आसान होगा, और वैसे भी बाहर वाली शेल का है, ये अंदर वाली शेल का है, तुम्हें पता है ये लूजली हेल्ड होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। बेटा सबसे पहले तो जेड इफेक्टिव देखना होता है, जेड इफेक्टिव देखोगे, अगर कोई हाफ फील्ड या फुली फील्ड चीज आ जाए, या तुम्हारा शेल का साइज कम ज्यादा हो जाए, फिर हम जेड इफेक्टिव को छोड़ देते, फिर हम इसको देखते। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसके अंदर साफ साफ दिख ही रहा है तुम्हें, ओ प्लस की ओ से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर एस प्लस की एस से ज्यादा। ठीक है, ओ प्लस और इसमें कौन जीतेगा, सिंपल सी बात है, तो इसमें डिस्कस तो करने की जरूरत है नहीं कोई। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हम देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबका यहाँ पर पीरियड नंबर लिख देंगे, ये सेकंड पीरियड के है, ये थर्ड पीरियड के है। ठीक है, तो जो थर्ड पीरियड वाले हैं, उनकी तो सबसे कम हो जाएगी, और वो भी किसी सिलिकॉन फिर फोस्फोरस। ठीक है, तुम्हारा पहले कौन आ जाएगा, थर्ड पीरियड वाले। ठीक है, और तुम्हें पता है फोस्फोरस की सिलिकॉन से ज्यादा होती है, उसके बाद मेरे सेकंड पीरियड वाले। समझ रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर ये देख लेना पीरियड कौन सा है इनका। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा, ये मेरा थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, तो मेरा क्या हो जाएगा, सल्फर, फिर फोस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, समझ गए कैसे किया मैंने ये, पहले दोनों थर्ड वालों को लिख लो, ठीक है, फिर सेकंड वालों को लिख लो। ठीक है, थर्ड में देख लो कौन जीतेगा, तुम्हें पता है सल्फर और फोस्फोरस में फोस्फोरस जीतता है सल्फर से, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जीत। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, सल्फर क्लोरीन ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें अब आगे के दो क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, आगे के दो क्वेश्चन ये मेरे साथ और कर लो, ये मैंने इसलिए कल नहीं दिए थे क्योंकि तुम इसमें थोड़ा सोचना था, ठीक है, कंसेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने घर के लिए नहीं दिए थे। ये वाले देखो फटाफट। ठीक है, फटाफट ये वाले देखो, इन तीनों में सबसे कम किसका होगा, ये बताओ पहले, सबसे कम किसका होगा, वो तो बता ही सकते हो। सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का, सीधी सी बात है। ठीक है, सबको पता है, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 2p4। ठीक है, ये मेरा 2p3, और ये मेरा 2p3। ठीक है, तो सबसे कम तो ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस में कौन जीतेगा, दोनों मेरा 2p3 है। तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो उस प्लस चार्ज की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। ठीक है, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब तो सब समझ गए ना, सबको आगे अटेम्प्ट करना क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब, अगला करें। अगले का मुझे बता दो, इसका आंसर सबसे कम किसका होगा इनमें, तो मेरी क्या हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो। ठीक है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, बताओ मुझे सबसे कम किसका होगा, आंसर करो। सबसे कम हो जाएगा कॉपर का, फिर जिंक का। ठीक है, इतना तो समझ गए, कॉपर और जिंक पहले आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये दोनों बचे, अब इन दिनों में पहले कौन आएगा, मेरा जिंक प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉपर प्लस आएगा, क्योंकि कॉपर प्लस में 3d10 है। ठीक है, और जिंक प्लस में मेरा ये है। ठीक है, तो पहले मेरे न्यूट्रल वाले आ गए, उसके बाद मेरे उनके अनाइंस आ गए। अनाइंस में देखो उल्टा हो गया, कॉपर फिर जिंक था, और इन दोनों में मेरा क्या था, जिंक बड़ा आ रहा था, लेकिन जब हमने उनके अनाइन की बात की तो कॉपर प्लस जीत गया। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट को ध्यान रखना, तुम्हें कुछ रट्टा नहीं मारना, तुम्हें समझ के करना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो तुमने सारे क्वेश्चंस खुद किए,
ठीक है, रट्टा वगैरह मारोगे तो दिक्कत है, समझ के करोगे तो सब आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते, तो हेडिंग डालो एनोमलीज या एक्सेप्शंस। अब तुम्हारी एक्सेप्शंस या एनोमली बोल सकते हो, ठीक है, एक्सेप्शन ना बोला करो, मुझे बुरा लगता है कि हम उसको उनको हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो हमने उसको एक्सेप्शन बोल दिया। ठीक है, तो एक्सेप्शन एक्चुअली होती नहीं है। अभी तुम छोटे हो तो हम रीजंस नहीं बता सकते सारे। ठीक है, तो अभी उसके नाम पे मतलब तुम्हें बुद्धू बनाया जाता है एक तरह से, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो तुम्हें बताऊंगा ही, तो टेंशन ना लो। ठीक है, ज्यादा नहीं बता सकता, अभी तुम सोच समझ नहीं पाओगे बहुत कंसेप्ट। ठीक है, तो ये तुम्हें नोट कर लेना है। ठीक है, जो जो रीजन होगा मैं बता दूंगा, जहां जहां रीजन होगा बताने लायक। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो बोरोन फैमिली। आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे महाभयानक ग्रुप है मेरा बोरोन फैमिली। ठीक है, तो साथ साथ नोट करते रहना जो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सारी एक्सेप्शन यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, इसी पेज पर आ जाएगी एक्सेप्शन, तो टेंशन ना लो। ठीक है, तो एक्सेप्शन देखो, सबसे हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ऊपर से नीचे मेरी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इसमें बहुत ही ऊंच वो होते हैं, एक तरह से लगा लो कि बहुत ही ऊट पटांग आंसर आता है इसका। इसमें क्या होता है, सबसे कम बोरोन, फिर टेलुरियम आ जाता है। ठीक है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। समझ रहे हो, मतलब कि सब ऊट पटांग हो गया। ठीक है, हम इसमें इन दोनों को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है 3D में मेरा क्या आ जाता है, 3D यहाँ पर मेरे को पता है साइज छोटा हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, तो यहाँ पर मेरा गैलियम इससे जीत जाता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम इतनी जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन की वजह से ये बहुत ऊपर आ जाता है। ठीक है, और इन दोनों में ये पता है कि गैलियम एल्यूमिनियम से इसलिए जीतता है क्योंकि यहाँ पर क्या 3D कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करें, ये तो मैंने अपने आप ही बनाया था, बन के टल्ली गाएंगे ऑल इंडियन। ठीक है, मतलब बन के टल्ली गाएंगे ऑल इंडियन। ठीक है, तो ये 15324 से भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, आसान है। ठीक है, ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक्चुअल ऑर्डर ये होना चाहिए था लेकिन होता ही है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। रीजन क्या है इन दोनों का, इसका रीजन पता है ये जल्दी क्यों आ गया। ठीक है, ठीक है, ये जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, लेंथनर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों में मेरा क्या हो गया, इन दोनों में ये पहले क्यों आता है, क्योंकि यहाँ 3D कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगला लिखो, अगला कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में एक्चुअली में मेरा क्या होना चाहिए था, ये, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, बाकी तो सारे सही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पीबी होता है ना, पीबी, ठीक है, उसका ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या है, लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि ये ऑर्डर है और पीबी का एसएन से ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ ऐसा नहीं है, रीजन लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक्स है। ठीक है, डी ब्लॉक तुम्हें पता ही है, नाच नचा पूरा नचा देता है। ठीक है, सबको पता ही है डी ब्लॉक के बारे में, अच्छे से वाकिफ हो तुम। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक। ग्रुप 3 में तो सिंपली होता है नॉर्मल वाला, जो हमें पता है ऊपर से नीचे मेरा क्या डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप 3 तो सीधा होता है क्योंकि उसके अंदर भी डी और एफ इलेक्ट्रॉन आए नहीं होते, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसके बाद ध्यान रखना, जो तीव्र करनी है ना, तीव्र करनी से याद रख लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, ग्रुप के नाम से याद रखोगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तुम्हें बस क्या ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बेटा, ये फर्स्ट ये तीव्र करनी। तीव्र करनी में क्या है, टाइटेनियम वाली फैमिली, वेनेडियम वाली फैमिली, क्रोमियम और निकल वाली फैमिली। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप नंबर से नहीं, तुम ऐसे याद रखो उनके जो फर्स्ट एटम है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे मेरी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि रीजन हम ये बोल सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, कुछ भी रीजन, लेकिन तुमसे कभी रीजन नहीं पूछेगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप मेरी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग है, ठीक है, बाकी जो बचे डी ब्लॉक के, ठीक है, थर्ड को छोड़ के और इनको छोड़ के, वहां पर मेरा क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है। देखो, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, और इंक्रीज में भी कितना, 3D से भी ऊपर चला जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 5D का सबसे ज्यादा, फिर 3D वाले का, फिर 4D वाले का। ठीक है, समझ रहे हो ये वाला कंसेप्ट, बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता दिया। ठीक है, वरना कई बार हम इसको पहले ऐसे मिलेगा ये वाला, और फिर इनको एक्सेप्शन में लिखवा देंगे। एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, तुम इसको तीव्र करने से याद रखो। ठीक है,
बेटा इसके अंदर ये तो नॉर्मल है, जैसे तुमने सोचा था कि जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, ठीक है। तीव्र करने को तुम्हें मैंने वैसे आइडिया दे ही रखा था, याद करो नोट में लिखवाया था कि ऊपर से नीचे मेरा डी ब्लॉक के अंदर जेड इफेक्टिव थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है, याद करो मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन कभी कोई इससे तुम्हारा रीजन नहीं पूछेगा, ठीक है। और रिमेनिंग में क्या होता है, 3D के बाद 4D में कम होता है, डिक्रीज, और फिर 5D में इंक्रीज। और इंक्रीज भी ऐसा होता है कि 5D का सबसे ज्यादा होता है, फिर 3D का आता है, और फिर 4D का। ये मेरा अगर ग्राफ बनाना चाहूँ उनका, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5D फिर 3D फिर 4D, ठीक है। अभी मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल में सबको इकट्ठे बनवा दूंगा, टेंशन ना लो बेटा, बस ये इनको लिख लो नोटबुक में, कुछ समझाने वाला नहीं था इसमें, 2 बार मैं समझा चुका हूँ, आगे देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 12 और ग्रुप 13 की। तो ग्रुप 12 और ग्रुप 13 में तुम्हें अच्छे से ध्यान है, अच्छे से क्या ध्यान होगा, पीरियोडिक टेबल देखो। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता है कि जब हम ग्रुप 13 में जा रहे हैं, अब तुम्हारे माइंड में पीरियोडिक टेबल छप जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं तुम्हें पीरियोडिक टेबल, तुम्हें फिर वो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। माइंड में छपी होनी चाहिए, तुम्हें साफ साफ पता है कि गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसमें मेरा 4 किस पे जाता है, पी में जाता है, और इसमें मेरा क्या होता है, डी के अंदर होता है, अंदर वाली शेल की, ठीक है। यहाँ पर मेरे सारे D10 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे क्या आ जाते हैं, P1 तो तुम्हें पता है कि अंदर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इनको निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पर इनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये, समझ रहे हो, क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तुम्हें अच्छे से पता है। डी ब्लॉक को ध्यान करो, जिंक CD Hg, ठीक है। एक ये लिख लो, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कौन सा है, लास्ट हमारा क्या है, पीडी और एजी का। पीडी और एजी अपना माइंड खोलो, याद करो कहाँ होते हैं पीडी और एजी, बेटा नोट ही करना, और क्या करोगे इसका। पीडी और एजी याद करो कहाँ होते हैं, तुम्हें पता है पीडी के बाद एजी आता है, याद है, ठीक है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जेड इफेक्टिव से देखे तो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड फुली फील्ड भी नहीं होता, लेकिन पीडी का ज्यादा होता है एजी से। रीजन क्या है, तुम्हें खुद को भी पता है कि पीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ठीक है, और आर्गन की ये सिल्वर की ये होती है। और तुम्हें पता है यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है इसका स्मॉल साइज हो गया, क्योंकि इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन 4D से निकालने हैं, और यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन 5s से निकालने हैं, तो मुझे यहाँ पर मुश्किल होगी निकालना, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीडी, ठीक है। बोलो, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा होमवर्क है, जो जो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखवाई है ना, उसको पेरियोडिक टेबल पर बनाना है, ठीक है। जोन जोन से एक्सेप्शन बनाई है उनको पेरियोडिक टेबल पर बना के तुम मुझे भेजोगे क्लास के बाद, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें उसके लिए आर के लिए बनाए थे, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें पेरियोडिक टेबल बस एक्सेप्शंस को बनाना है, नॉर्मल ट्रेंड तो नॉर्मल ही रहेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बनवाए हैं ना उनको बस बनाना है। हाँ बेटा, वही ग्रेटर देन लेस देन के, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें बस उनके साइंस लगाने हैं जो एक्सेप्शन है, जो नॉर्मल ट्रेंड है उसको मत छेड़ना बस, ठीक है, ताकि तुम्हारा फोकस इन पे रहे बस, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें फोटो भी भेज दूंगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की भी भेज दूंगा, बना लेना। उसके बाद हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये तुम्हारे कई कंसेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का हमारा क्या एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि देखो, एक बार खुद मुझे बताओ, तुम खुद बताओ, ठीक है, फिर साथ साथ तो आंसर दे दोगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, आसानी से निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आसानी से निकाल पा रहा हूँ तो मतलब क्या हो गया, वो बढ़िया मेटल है, बोल सकते हो ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पा रहा हूँ तो बढ़िया मेटल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना बढ़िया मेरा मेटेलिक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अलोंग द पीरियड क्या हो जाएगा, अलोंग द पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि अलोंग द ग्रुप मेरा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। गुरांगी बेटा ध्यान दो, देखो गुरांगी देखो,
अगर मेरा एक एटम है, ठीक है, उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तुम्हें अच्छे से पता है मेटल्स गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका मतलब क्या हो गया, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बढ़िया मेटल का तो काम यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब मेटल बढ़िया होगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, यही तो मैंने बताया। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बार में सुन लिया करो। ठीक है, तो मैं लॉन्ग द पीरियड क्या बोल सकता हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, यही नॉर्मल ट्रेंड होता था, अब तो तुम्हें याद हो चुका होगा। ठीक है, बाकी नोट बना के लिख लो। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक ऑर्डर की बात करूं, तो अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर की ऑर्डर की बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेरा मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, समझ गए, सिंपल सी बात है, जो आयनाइजेशन एनर्जी को अच्छे से फील कर चुके हैं वो सबका आंसर दे देगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग करेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, इन दोनों को तुम कैसे समझोगे, जब भी ऐसा कुछ रिलेशन आता है ना, अपने माइंड में थोड़ा सोचो कि आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली है क्या। कई बातें, कोई बच्चे बताओ तुम इसको समझे या नहीं समझे, खुद सोच के देखो, समझ पा रहे हो इसका, इस रिलेशन को। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। पहले तो मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तुम क्या समझते हो रिड्यूसिंग एजेंट को। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, जो ऐसे लिख लिया करो, जो दूसरे को रिड्यूस करे, जो दूसरे को रिड्यूस करे। मैं हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ, खुद ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। बेटा हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, तो अब तुम्हें खुद को बताइए इलेक्ट्रॉन बढ़िया लूज कौन करता है, मेटल्स। और इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, लो। मैंने जो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट था उसको इसके अंदर कैद कर दिया। अब ये चीज को लिख लेना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जिसने लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं हटा दूं इसको, कईयों को कंफ्यूजन होती है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, इसका मतलब वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की, तो वो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा रिड्यूसिंग वाले की। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी की, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं, जस्ट उसका उल्टा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। और बढ़िया रिड्यूस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, वो कौन होते हैं, मेरे नॉन मेटल्स। ठीक है, अब लिख लो, ये नोट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सीजियम मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन वो गैशियस फॉर्म में है, ध्यान रखना। और जो फ्लोरीन है वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मैंने ये लिखवा दी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग गैशियस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक्वस फॉर्म ले लूंगा ना, एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में मेरा लिथियम हो जाता है। ठीक है, लिथियम मेरा एक्वस फॉर्म में हो जाता है, ये आगे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्वस फॉर्म में मेरा लिथियम हो जाता है, क्योंकि वहां पर मेरा हाइड्रेशन फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर मेरा लिथियम क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन वो हमारा वो हो गया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, बाकी वो अभी तुम्हें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे सीजियम होता है अगर हम गैशियस फॉर्म की बात करें, क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी में तो गैशियस फॉर्म ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। बेटा वो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नोट्स तो भेज ही देता हूँ। ठीक है,
बेटा जिसको लिखना है वो नोट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझना मेन फोकस होना चाहिए इस टाइम पर, तो टेंशन ना लो। ठीक है, मैं नोट्स तो भेज दूंगा साथ साथ। बढ़े आगे। ठीक है, तो अगले पॉइंट देखते हैं। अब बात आती है एसिडिक और बेसिक करेक्टर की। ठीक है, एसिडिक और बेसिक करेक्टर तो तुम्हें साफ साफ पता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तुम्हें खुद को भी पता है कि जो मेरे मेटल्स, जो भी तुम्हारे बेस होते हैं, ठीक है, जो बेसिस होते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है वो तुम्हारे मेटल्स के होते हैं, याद करो। NaOH, KOH, ये सारे क्या बेस, और जो H2SO4, ये सारे मेरे नॉन मेटल्स होते हैं, वो मेरे एसिड्स होते हैं। तो ठीक है, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अलोंग द पीरियड मेरा क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। समझ समझ रहे हो ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक एग्जांपल लिख लो। ठीक है, बेसिक ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल डाउन द ग्रुप का, Li2O से ज्यादा Na2O, फिर K2O, फिर CH2O, फिर Rp2O। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग द पीरियड की बात करूंगा, तो ये मेरा एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। Li2O से ज्यादा बेरिलियम, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है। ठीक है, और तुम्हें अच्छे से पता होगा। ठीक है, फिर भी ये लिख लो, ये तो मेरा होता ही बेसिक है, सबसे कम एसिडिक, मतलब ये तो वैसे भी बेसिक है। ठीक है, और ये मेरा एम्फोटेरिक होता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं। ठीक है, बेटा नीचे जाने में मेरा बेसिक ऑर्डर बढ़ रहा है, बेसिक करेक्टर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा होता है, एप्लीकेशन पार्ट होता है, कुछ लिखने का नहीं होता। देखो, मान लो मेरा 3 आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है। ठीक है, मान लो तुम्हारी 3 आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, तो अगर तुम्हारी पहली दो, मतलब कोई भी दो के बीच में ना बहुत ज्यादा गैप दिखे, ठीक है, बाकी के रिलेटिव में, तो समझ लेना कि उसका मतलब क्या हो गया, कि यहां से यहां जाने पे मेरी शेल बदल गई है। समझ रहे हो, सीधी सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मेरे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट शेल, ये मेरी सेकंड शेल। अगर मेरे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मान लो इसको निकालने के लिए मुझे 10 चाहिए, तो मुझे अंदर वाली शेल से निकालने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगी, मान लो 100 चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब गैप। और उसके बाद जो तीसरी आ रही है, वो मेरी मान लो आ रही है 120। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है। तो बहुत बड़ा गैप है, इसका मतलब क्या हो गया, कि मेरी शेल बदल गई है, मतलब कि शेल के अंदर चेंज आया। मतलब क्या हो गया, कि एक ही इलेक्ट्रॉन था मेरा वैलेंस शेल में। इससे थोड़ा आइडिया लग सकता है, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, देखो, मान लो मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 7 थी, ठीक है, ये मेरी क्या थी, 60। बेटा इतनी नीचे तक नहीं पूछता हूँ, तुम्हें बस इनका स्टार्टिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो इतना नहीं पूछता, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है। इनको भी तुम छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें इन दोनों का ऑर्डर, ठीक है, इतने इन दोनों के ऑर्डर के बारे में कभी नहीं पूछ रहा हूँ। बेटा यहाँ पहले लिख लो, बाकी इनके बारे में वो कभी पूछता ही नहीं है, इनको काट सकते हो। ठीक है, बाकी ये लास्ट वाले को काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेटा कुछ मिनिमम नहीं होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तुम्हें रिलेटिव गैप देखना है। तो यहाँ पर एक हाई जंप हुई है, तो हाई जंप की वजह से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें साफ पता चल गया कि 1 था। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 200, फिर 350, फिर 560, फिर 2200। तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि मेरे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे। ठीक है, मतलब तुम्हें बस ये देखना है, बेटा इसमें समझने का नहीं है, तुम फिर वही चीज बात कर रहे हो। यहाँ पे बस तुम्हें ये देखना है कि जो तुम्हें रिलेटिव आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है, ठीक है, किसके अंदर इतना बड़ा गैप है, किसी के अंदर भी ये चेक करो कि रिलेटिव, अगर मैं देख रहा हूँ, मान लो इन दोनों के बीच का गैप है 100, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप है 200, और इन दोनों के बीच का गैप है 800। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि गैप बहुत ज्यादा है बाकी दो के कंपेरिजन में, यही चीज तो देखनी है। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, देखो, इन दोनों के बीच का गैप 57 है, इन दोनों के बीच का गैप 30 है। ठीक है,
तो मान तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हाई जंप यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मेरा आयनाइजेशन गैप में इतना फर्क नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो गया 1। यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला 200 देनी पड़ी, सेकंड निकाला 350, थर्ड निकाला 560, फिर फोर्थ निकाला तो मुझे 2200 देनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो 3 थे, 3 के बाद मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब कि मेरी शेल चेंज हो गई, ठीक है। बेटा यहाँ पर मैं ये शेल का नंबर की बात नहीं कर रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, शेल में कितने होंगे, ठीक है। बेटा तुम्हें खुद को भी पता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुश्किल होगा, इससे निकालना तो आसान होगा। तो जब मैं इधर से यहाँ पर पहुंचूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बाकी जो मेरे यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। जब मैं मेरे ये सारे खत्म हो जाएंगे और मैं अंदर वाली शेल पे जाऊंगा तो मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, देखो खुद सोचो, एक बार सोच के देखो कि मान लो मेरा है ये मान लो, ठीक है। मेरे बाहर वाले में मेरी आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू आई, मान लो 20 आई है, ठीक है, मतलब ये कुछ भी आई है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू तुम्हारी आई है मान लो 22, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में 20 की देना पड़ा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ा, ठीक है। और सेकंड निकालने में मुझे 22 देना पड़ा। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें यहां से दिख रहा है कि मेरा जो दूसरा वाला बन रहा होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, तभी ऐसा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब कि एनर्जी तो ज्यादा देनी पड़ी है इससे, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि अगर ज्यादा होती ना, अगर इन दोनों के बीच ये बहुत ज्यादा आ जाती तो समझ जाते कि ये बनना मुश्किल हुआ था, लेकिन यहाँ पर गैप इतना नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेबल होगा, तभी ये थोड़ी सी एनर्जी लेके ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे ए किसके अंदर, प्लस में, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक ऑर्डर होता है कि जिसको हम देख के बता सकते हैं कि ज्यादा कौन सा कितनी वैल्यूज होनी चाहिए जिससे कम या ज्यादा मानेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मेरी n+1 आयनाइजेशन एनर्जी, और दोनों को मतलब माइनस करूंगा, ठीक है, जो दोनों गिवन है, तो अगर उसका वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रही हो तो मैं क्या बोलूंगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है। अगर मेरी 11 से कम आ रही हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में आ रही हो तो दोनों स्टेबल है, ठीक है। बाकी कई बार ये बुक्स में वेरी कर जाते हैं, 16 की जगह 17 होता है, ऐसा ऐसा, तो इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। समझ रहे हो ना, तो दोबारा सुन लो, देखो दोबारा सुनो। मान लो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। अगर ये मेरा क्या आ रहा है, मतलब 2 1 तो मैंने इसलिए लिख दिया, ये 3 4 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया, मुझे यहाँ पर हाइयर वाला लिखना है और यहाँ पर लोअर वाला लिखना है, समझ रहे हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक ज्यादा होना चाहिए इससे, ठीक है। अगर मेरी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रही है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो दूसरे वाला है ना वो बनना नहीं चाहता था, मतलब क्या हो गया, देखो खुद सोच के देखो, ये मेरा क्या था, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मेरी शेल्स है, ठीक है। मान लो मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे मान लो देनी पड़ गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, ये निकल गया, ठीक है। अगर ये मेरा निकल गया तो मेरे को इसको निकालना पड़ेगा, तो मेरा कैटायन कैसा बन गया, पहले ए था अब ए प्लस बन गया, ठीक है। अब मुझे ए प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के ए टू प्लस बनाना है, ठीक है। अब मैं इसको भी निकालूंगा, मान लो मुझे इसको निकालने के लिए 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या है, हमारा क्या है बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा क्या था, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेबल होगा, मतलब कि ज्यादा मेरा स्टेबल ये होगा, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब कि हाइयर वाला स्टेबल, अगर ये मेरी मान लो 20 कुछ, मान लो ये मेरी दूसरी वाली 58 आ जाए, दूसरी वाली 58 आ जाए, तो यहाँ पर इन दोनों का गैप कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, 38 के राउंड हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाहता था, इसलिए मेरी फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल था, तो आंसर हो जाएगा ये ज्यादा स्टेबल था, ठीक है।
हाँ बेटा, रिदम बिल्कुल सही, तभी हमारा Mg2+ बनता होता है। ठीक है, ठीक है। तो देख लो, अब अगला क्या आता है, अगर मेरी इन दोनों के बिटवीन में हो तो दोनों इस लगभग स्टेबल माने जाते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, सेकंड इतनी है, ठीक है, ये 5.1, ये 57.2, ठीक है, ये मेरी 5.1 और ये 57.2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों गैप रहता तो मेरी क्या आ जाती है, 551 आ जाता है, ठीक है, अराउंड 51.9 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि मेरा गैप बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो ज्यादा स्टेबल थी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। बेटा चैप्टर खत्म नहीं हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लिख लो। लो मैं मैग्नीशियम का लिख के दिखा देता हूँ। मैग्नीशियम का अगर मैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बनाता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं Mg+ से Mg2+ बनाता हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में कौन सी स्टेबल है बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का गैप इतना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Mg2+ ज्यादा स्टेबल है, तभी तुम्हें पता भी है वो स्टेबल ज्यादा होता ही है, समझ रहे हो। ठीक है, हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा अब ज्यादा नहीं बचा, आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा EgH से, ठीक है। हेडिंग डालो, अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का, ठीक है। हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ गए, ठीक है, वैसे सेकंड लास्ट है, तो हेडिंग डालो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, अब एक बात समझो, ठीक है बेटा, एक वो लाइट का इशू है, ठीक है, थोड़ा देखो, देखो यहाँ पर ध्यान दो। अगर मान लो, एक बात बताओ, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर मुझे न्यूक्लियस को, ठीक है, अगर मुझे न्यूक्लियस के अंदर से बताओ, अगर मुझे न्यूक्लियस के अंदर, ये मेरे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है, अगर अब मुझे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि पहले छोड़ो, पहले ये वाला केस बताओ, ठीक है, मैं न्यूक्लियस है, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी, आंसर दे दो, देनी पड़ेगी, बताओ, ठीक है। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मेरी एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, जस्ट ये उसका उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एनर्जी क्या होगी, रिलीज, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि हमने समझ लिया कि इसका उल्टा हो रहा है, लेकिन ये भी तो समझ आना चाहिए ना ऐसा रिलीज क्यों हो रहा है। तो एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो मेरी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, सीधी सी बात है, कोई उल्टा सीधी बात नहीं की, घुमा फिरा के सीधी सी बात। लेकिन अब एक बार ये थोड़ा सा समझ लेते हैं रिलीज क्यों हो रही है, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो, तुम खुद बताओ, मेरी अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, अट्रैक्शन से, बताओ, अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज, जल्दी बोलो, अट्रैक्शन से इंक्रीज होती है, वाह, तुम सबको शाबाशी दूंगा, इतनी तगड़ी में अब तुम्हें मैं 100 बार बता चुका हूँ, अट्रैक्शन से हमेशा मेरी
सिस्टम की एनर्जी लो होती है, और बच्चे आंसर दे रहे हैं इंक्रीज। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अट्रैक्शन से मेरी क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है, और मैं तुम्हें अच्छे से बता रखा है हर सिस्टम क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। स्टेबल का मतलब है लोअर एनर्जी स्टेट में हूँ। समझ रहे हो? तो अगर मैं कोई न्यूट्रल एटम ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं न्यूट्रल एटम ले रहा हूँ, ठीक है, बात पर ध्यान देना। अगर मैं न्यूट्रल एटम ले रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रल एटम पे जब मैं इलेक्ट्रॉन को डालना चाहूंगा, ठीक है, ठीक है, बेटा दोबारा समझा रहा हूँ, वहां पर तो मैं निश्चित बहुत बार बताया था, लेकिन तुम महान हो ना, भूल जाते हो। ठीक है, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तुम खुद बताओ, जब मैं इसमें इसको ऐड करना चाहूंगा तो इस पर एक तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन लगाएंगे, ठीक है, कि भाई मैं आने नहीं दूंगा, मैं तेरे को अपने घर में आने नहीं दूंगा। न्यूक्लियस इस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन लगाएंगे, ये रिपल्शन। लेकिन अगर मेरा इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अपने आप ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा रही होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो पा रहे हैं। समझ रहे हो? अगर इलेक्ट्रॉन ऐड ना होता तो हम समझ जाते रिपल्शन हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसका मतलब अट्रैक्शन रही होगी। तो अट्रैक्शन से मेरे को, तुम्हें अच्छे से पता है, जब जब अट्रैक्शन आती है मेरी एनर्जी रिलीज होती है। समझ गए अब बात क्यों हुआ था ये मैंने जुगाड़ू आंसर बताया था, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने तुम्हें दो चीजें बताई, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताई। ठीक है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है, तो तुम्हें उस डिफरेंस को समझना है। हाँ बेटा, एनर्जी फॉर्म कैसे भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म भाई वो हीट की फॉर्म में होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ थर्मो से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंथैल्पी का वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, तो आइए उस डिफरेंस को समझते हैं। उस डिफरेंस को समझने के लिए पहले तुम्हें उनकी डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो। तो सबसे पहले किसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दोनों में हल्का सा फर्क क्या है। ठीक है, तो मैं इसको आगे से ये से करूंगा। ठीक है, इसका सिंबल नहीं है, ये हम अपने शॉर्ट फॉर्म के लिए बस बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an gaseous isolated neutral atom। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, ठीक है, बोलो। लिख लिया सबने? ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको न्यूट्रल को जनरली न्यूट्रल लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं इसको भी न्यूट्रल को तो वैसे रख के, तो चलो आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हेडिंग अगला लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझा पाऊंगा कि उसका वो क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द एनर्जी exchanged when an electron is added to an gaseous isolated, ठीक है, एटम। लिख लिया? ठीक है बेटा, यहां से अभी न्यूट्रल वाली चीज काट देना। ठीक है, इसका वो नहीं है। ठीक है, लिख लिया?
और यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लेना, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, क्योंकि हम पता है हम ग्राउंड स्टेट में ऐड करते हैं। बेटा गैशियस आइसोलेटेड एटम, व्हाट इज गैशियस आइसोलेटेड एटम? बेटा आपको मैं कहां पर शाबाशी दूं, घर देने आ जाऊं क्या? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि गैशियस आइसोलेटेड एटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने अच्छे से बताया था, और वो ये महान जी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनो फटाफट, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब सर तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर इन दोनों में फर्क क्या दिया आपने, तुम्हें क्या फर्क दिख रहा है, बताना एक बार, फटाफट बताओ। योगेश बेटा, पेयरिंग एनर्जी मैंने तुम्हें बताया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट में मेरा अट्रैक्शन ही हुआ होगा, देनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक्सचेंज लिख के यहाँ रिलीज लिख के, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें मैंने साफ साफ लिख दिया कि मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैंने यहाँ पर अपने आप ही साइन बता दिया उसका। ठीक है, मतलब मैंने इंक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सचेंज बोला है। ठीक है, और तुम्हें पता है, अच्छे से पता है कि एंथैल्पी जो होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर मेरी पॉजिटिव होती है तो तुम्हें क्या बोलते हैं उसको बताना, पॉजिटिव होती है तुम क्या बोलते हैं, बोलो, एंडो। और अगर नेगेटिव होते हैं तो बोलते हैं एक्सो। ठीक है, एंडो का मतलब क्या हो गया, एनर्जी गेन, मतलब गेन की, और एक्सो का मतलब एनर्जी लूज। ठीक है, इतना सबको पता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर तुम अब एक बात बताओ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी क्या आएगी, बताना बेटा, सराउंडिंग के साथ, विशाखा सराउंडिंग। ठीक है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मेरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन वो न्यूट्रल के केस में हम लेते हैं। ठीक है, जनरली नेगेटिव होती है, ये बोल सकते हैं फर्स्ट वो भी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा ये नेगेटिव होती है, और यहाँ पर बताओ, मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहले ही बोल दिया मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर मैंने इसको विद साइन ही बोल दिया, समझ रहे हो, मतलब इसमें जो नेगेटिव साइन है वो पहले से इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसमें मैंने नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके डेफिनेशन लिखी है, इसके अंदर मैंने साइन को इंक्लूड करके डेफिनेशन नहीं लिखी। तो मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, तो इस बात को ध्यान रखना, एक और चीज पर ध्यान रखना कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, ठीक है, वो मेरी हमेशा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि वहां पर मैंने साइन अपने आप पहले से इंक्लूड कर रखा होता है। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो बेटा, कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें मैं ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, एकदम वाईफाई बंद हो गया ना। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, मतलब कि ये दोनों का साइन अपोजिट होता है। ठीक है, टाइम तो बस होने वाला है, फटाफट एक टर्म और कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा EGH। ठीक है, ठीक है, ये हेडिंग डाल लो बस। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लो, फिर हम उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के मैंने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ठीक है, ये मेरा गैशियस है, तो मेरा क्या होगा, ये क्या बनेगा, ओ नेगेटिव गैशियस। ठीक है, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा EGH, वो क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जब मैं नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करूंगा, ठीक है, तो मेरी क्या बनेगा, O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में मेरा क्या हो जाता है, ध्यान दो, ये मेरा पॉजिटिव हो जाता है, मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, जब मैंने न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो मेरा आसानी से ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अनायन में मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं, तो मुझे दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता।
तो मैं क्या करता हूँ, उस इलेक्ट्रॉन को धक्के से इसमें डाल रहा हूँ, धक्के से डाल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मेरा जो डेल्टा Eg हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, तो तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो नोट बना के। ठीक है, नोट बना के लिख लो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली, जनरली बोल रहा हूँ, बताऊंगा कहाँ, इज जनरली ऑल नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, मतलब क्या हो गया कि सब सेकंड, मतलब कि एक तरह से लगा लो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड होगी, डैश 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 डैश, आर जनरली पॉजिटिव। बेटा यहाँ पे ऑक्टेट रूल वगैरह नहीं देखते, वो बनाना चाहेगा लेकिन हमें फिर भी नेट एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन तो भाई उसके अंदर है ही ना बेटा, उससे ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता है कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तुम्हें और कोई फैक्टर नहीं देखना। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो वो हमेशा मुझे एनर्जी उसको देनी पड़ेगी जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख लेना, आर जनरली पॉजिटिव, जो पहली होगी वो जनरली नेगेटिव होगी। ठीक है, और जो बाकी होगी वो तो लगभग हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, जनरली भी क्या, ऑलवेज भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, बोलो। ठीक है, कोई अगर इसका रीजन लिखना चाहता है तो रीजन तुम ये लिख सकते हो, सेकंड वाले का रीजन क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अनायन एनर्जी is released required to overcome इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी एक बार फटाफट अगर कोई चाहते हो तो इधर देख लो कैसे तुम्हें ग्राफ वो बनानी है, ध्यान दो इधर, जाने से पहले एक चीज देखते जाओ। ठीक है बेटा, पॉजिटिव का मतलब तुम्हें पता है, पॉजिटिव का मतलब एंडो होता है, नेगेटिव का मतलब एक्सो होता है, तो ये मुझे बार बार नहीं बताना चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट जो देखना चाहते हैं वो ऑर्डर को एक बार फटाफट देख लो, जो मैंने तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तुम्हें जो वो बनाना है ना। ठीक है, याद करो जो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तुम्हें टेबल बनानी है। ठीक है, तो देख लो तुम्हें कैसे बनानी है, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ कैसे तुम्हें टेबल बना के मुझे भेजनी है। ठीक है बेटा, ये मैं तुम्हें टेबल नहीं भेजूंगा, तुम्हें खुद बनानी है, देख लो जो बनाना चाहता है अभी बना ले। ठीक है, ऐसी बनेगी टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मेरी बन गई, तैयार है। ठीक है, तो देख लो हमें यहाँ पर क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है नॉर्मली, इसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, इसके अंदर तो मेरा यही हो रहा है। ठीक है, नाम लिख लेना क्या हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में मेरा ऐसा हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, और फिर मुझे तीव्र करनी याद रखना है, तीव्र करनी, तीव्र करनी। तो मेरा इन केस में मेरा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा नीचे जाने पे, तो मेरा इनमें क्या होगा, इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज और इसमें इंक्रीज, और बाकी सब में मेरा क्या हो जाएगा, जो बाकी सब बचे। ठीक है, जो बाकी सब बचे रिमेनिंग में मेरा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग में मेरा क्या होगा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, और उसके बाद मैंने तुम्हें एक और ट्रेंड बताया था, ये इनसे ज्यादा होगी,
ठीक है, जो देख रहे हैं वो देख ले। ठीक है, इस केस में तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है। ठीक है, इसको तुम अलग से ऊपर ही बना लेना। ठीक है, और इस केस में मेरा क्या हो जाता है, इसकी इससे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मुझे बना के भेज देना जो जो मैंने सारे लिखवाए हैं उसमें। ठीक है, और जो यहाँ पर पीडी और उसका लिखवाया था उसका भी बना के भेज देना। समझ रहे हो कैसे बनाना है? ठीक है, इसका ये ऑर्डर होता है नॉर्मली, देखो तो मैं अपने वाले तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन ये टेबल नहीं भेजूंगा, वो तुम्हें खुद बनानी है, तुम्हें बना के मुझे भेजनी है टेबल, जो जो मैंने आज एक्सेप्शन सिखवाई है उसको पीरियोडिक टेबल में बना के भेजना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्रणव बेटा, एंथैल्पी वाला ये है, बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब मैं बोलता हूँ तो वो मुझे विद साइन लेनी होती है, और तुम्हें पता है एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होती है। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल के चल रहा होता हूँ, मतलब मैं उसका जो नेगेटिव साइन होता है मैं उसके अंदर इंक्लूड करके चलता हूँ। ठीक है, तो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है, बस यही फर्क है दोनों में, साइन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। पहले हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करते थे, अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स यूज करते हैं अब। ठीक है, तो तुम्हारा पेपर में जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से आता है जनरली, क्योंकि अभी नई टर्म है। बेटा टेबल अपने आप बनाना, मैंने बस आइडिया दिया है। बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी, फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखवा रखी। ठीक है, बाकी जो उसके बाद की होगी वो पॉजिटिव होती है। बेटा अगले से अगले में होगा। ठीक है, तो ये अपने आप टेबल बनानी है, मैं तो हिंट दिया था, इसको देख के ना बनाओ, बस मैंने यहाँ पर अभी सारे एलिमेंट्स नहीं दिखाए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना चलते हैं। कोई डाउट है किसी को? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। जिसके माइंड में ये डाउट आया बहुत अच्छी बात है, वो दोनों को कनेक्ट करके चल रहा है। हाँ बेटा, दोनों सेम ही बात है, पोटेंशियल आयनाइजेशन, पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी, ध्रुव, ऑर्डर दोनों का सेम होगा।